हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल शकुंतलम एकेडमी। आज की क्लासेस में हम लोग सॉलिड स्टेट के एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को समझेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी में हम लोग इंडेक्स प्रॉब्लम को देखेंगे, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स और उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। जो हमारा फर्स्ट एनसीईआरटी बुक का इंडेक्स क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है व्हाई आर सॉलिड्स रिजिड। हमने इससे पहले सॉलिड स्टेट अच्छे से पढ़ रखा है। अब एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को समझेंगे कि एनसीईआरटी में क्या क्या प्रॉब्लम है। हमारा क्वेश्चन है कि सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड क्यों होते हैं। देखिए, जब आप सॉलिड स्टेट की बात करोगे तो सॉलिड स्टेट में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं दो पार्टिकल्स के बीच में, वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है। इसी वजह से सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होगा वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने मीन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट करते हैं। अब जो मान लीजिए, सपोज कीजिए ये मीन पोजीशन हुआ, तो इसका जो पार्टिकल्स है इस मीन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट करेंगे। कुछ कभी ये लेफ्ट, कभी ये राइट, कभी ये लेफ्ट, कभी राइट, इस तरह का मोशन करते हैं। लेकिन ये होते कहाँ हैं? अपने मीन पोजीशन के अराउंड में ही होंगे। तो इसके लिए मैंने आंसर लिखा हुआ है, इन सॉलिड स्टेट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू मूव। ये मूव करने के लिए फ्री नहीं होंगे, बट ये अपने मीन पोजीशन के अराउंड क्या कर सकते हैं? ऑसिलेट कर सकते हैं। बट दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर mean position due to a strong attraction forces operating between the particles. That is why solid have a closely packed arrangement and rigid structure. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने मीन पोजीशन के अराउंड में क्यों ऑसिलेट करते हैं। इसका रीजन हम लोगों ने क्लास में अच्छे से पढ़ रखा है। आप इसके लिए क्लास नोट्सबुक को प्रीफर कर सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ चलेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। Why do solids have a definite volume? देखिए, ये जो क्वेश्चन है या इससे जो पीछे वाला क्वेश्चन था Why do solids have a rigid structure, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा तरीका चेंज कर दिया गया पूछने का। इसका भी वही आंसर होगा जो पीछे वाले का था। जैसे कि देख लेते हैं, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड स्टेट आर बाउंड टू देयर मीन पोजिशंस बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। वही चीज़ मैंने बोला आपको, इस सॉलिड स्ट्रक्चर में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं, बट वो अपने मीन पोजीशन के अराउंड मूवमेंट कर सकते हैं, वो भी ऑसिलेशन। द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस रिमेन्स अनचेंज इवन एट इंक्रीज्ड और रिड्यूस प्रेशर। आप चाहो तो सॉलिड्स के ऊपर हाईली प्रेशर जनरेट करो, अप्लाई करो, या फिर उसके ऊपर का प्रेशर घटा लो, लेकिन उसकी शेप में किसी भी तरह का चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब किसी भी चीज़ की शेप में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, उनका स्ट्रक्चर अगर रिजिड स्ट्रक्चर होगा तो उसकी वॉल्यूम भी क्या हो जाएंगे? डेफिनिट वॉल्यूम। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सॉलिड्स हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम। अब मूव करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको, पॉलीयूरेथेन, नैप्थलीन, बेंजोइक एसिड, टेफ्लॉन, कॉपर, पोटेशियम नाइट्रेट, सेलोफेन्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फाइबर ग्लास। इन सभी को कैटेगराइज करना है कि कौन जो है सो एमरफस की क्लास में फॉल करेंगे और कौन से जो है सो क्रिस्टलाइन की क्लास में फॉल करने वाले हैं। हम आपको बताए थे जितने भी ग्लास हो गए, प्लास्टिक्स वगैरह हो गए, वो सारे आते हैं किसके अंदर? एमरफस के अंदर। क्रिस्टलाइन के अंदर वैसे आते हैं जिनके अंदर जो होता है एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का। चलिए इसको कैटेगराइज करते हैं। जो पॉलीयूरेथेन हैं ये आएंगे एमरफस की कैटेगरी में। नैप्थलीन जो आते हैं, इनका बॉल आप लोग मिलता है नैप्थलीन बॉल, वो आ जाएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर। बेंजोइक एसिड का अगर आप देखोगे सॉलिड स्टेट में तो ये भी आने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर। टेफ्लॉन वो आ जाएंगे एमरफस के अंदर। कॉपर मेटल है सॉलिड स्टेट में, आपको पता होना चाहिए कॉपर, इसलिए कॉपर आ जाएगा किसके अंदर? क्रिस्टलाइन के अंदर। पोटेशियम नाइट्रेट एनिक सॉलिड, दैट्स वाई ये किसके अंदर जाएंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर। सेलोफेन्स की बात करेंगे तो ये भी आएगा एमरफस के अंदर। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, ये प्लास्टिक का ही होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड ये आ जाएगा किसके अंदर? एमरफस के अंदर। और फाइबर ग्लास तो आपको पता है ही, हम लोग क्लास में अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं, ये किसके अंदर आ जाएंगे? एमरफस के अंदर। तो इस तरह से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं एमरफस और क्रिस्टलाइन के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why is glass considered as a supercooled liquid? ग्लास को सुपरकूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है? देखिए, होता क्या है, बेसिकली लिक्विड के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी, बिकॉज लिक्विड्स कैन फ्लो। लेकिन जब ग्लास की हम बात करेंगे
तो ग्लास के पास भी फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होती है। इसका एग्जांपल्स के लिए आप देख सकते हो, जो पुरानी बिल्डिंग्स होंगी, ओल्ड बिल्डिंग्स, उसकी जो विंडोज़ में जो ग्लास पेंस लगा होता है, जब आप उसको टच करोगे तो आपको महसूस होगा ये जो ग्लास पेंस हैं ऊपर में पतला आपको महसूस होने वाला है, थिनर, और नीचे में ये जो ग्लास पेंस है आपको ज़्यादा थिकर महसूस होने वाला है। अब ये ऊपर वाला पोर्शन थिनर और नीचे वाला पोर्शन थिकर कैसे होता है? जब बहुत समय तक किसी ग्लास पेंस को आप विंडोज़ में फिट करके रखोगे तो धीरे धीरे ग्लास का मॉलिक्यूल्स जो है, उसका जो पार्टिकल्स है, वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करते करते ऊपर वाले पोर्शन को पतला और नीचे वाले पोर्शन उसको मोटा कर देता है। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी जनरली मिलती है किसमें? लिक्विड वाले स्टेट में। लेकिन ग्लास तो होता है सॉलिड स्टेट, लेकिन फिर भी उसमें ये प्रॉपर्टी देखने को मिलता है, इसीलिए इसे कहा जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड। ऐसा समझिए कि लिक्विड्स को बहुत ही कूल्ड करके सॉलिड बना दिया गया है। देखते हैं इसका क्या है आंसर। लिक्विड्स हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी दैट इज द टेंडेंसी टू फ्लो। लिक्विड्स के पास टेंडेंसी होती है फ्लो करने की टेंडेंसी। ग्लास एल्सो शोज दिस प्रॉपर्टी दाउ इट फ्लोज वेरी स्लोली। ग्लास के अंदर भी फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होती है, फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे फ्लो करता है। ये आपको 1 साल 2 साल में देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, 20 साल 25 साल 30 साल तक भी वेट करना पड़ सकता है। होगा क्या? एग्जाम्पल्स के लिए देखिए, ग्लास पैन्स फिक्स टू विंडोज और डोर्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स, चाहे ओल्ड सिविलाइजेशन की बिल्डिंग उठा लीजिए या बहुत पुराना बिल्डिंग की बात कर ले, आर इनवेरिएबली फाउंड टू बी स्लाइटली थिकर एट द बॉटम। आप ऐसा महसूस करोगे कि जो बॉटम वाला एरिया है थोड़ा मोटा हो चुका है देन द टॉप। दिस इज बिकॉज द ग्लास फ्लोज डाउन वेरी स्लोली एंड मेक्स द बॉटम पोर्शन स्लाइटली थिकर। Therefore ग्लास इज कंसिडर्ड एज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। इसीलिए ग्लास को कहा जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शंस। क्वेश्चन में कह रहा है सॉलिड है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब डायरेक्शन से क्या है? सेम आ रही है। ऑल डायरेक्शन से, किसी भी डायरेक्शन से अगर आप मेजर कर रहे हो कि सॉलिड की, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कहा जा रहा है कि वो सेम वैल्यू है। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ दिस सॉलिड, वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। तो आपसे पूछा जा रहा है इस सॉलिड की क्या नेचर होगी और क्या यह क्लीवेज प्रॉपर्टी को शो करेगा। पहले समझते हैं अगर किसी सॉलिड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑल डायरेक्शन से सेम आती है, इसका मतलब होता है दैट सॉलिड इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसोट्रॉपिक इन नेचर का मतलब होता है कि जब कोई सॉलिड है और उस सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लीजिए, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ हो गया, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हो गया, इस सब चीज़ की बात कर लेते हैं, तो वो अगर ऑल डायरेक्शन से अगर सेम आ रहा है इसका मतलब है कि वो आइसोट्रॉपिक है। अगर डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट वैल्यू मेजर हो रहा है इसका मतलब है कि वो एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर है। तो इसका मतलब हो गया कि जो सॉलिड है वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर होने वाला है। अब 2 तरह की सॉलिड्स होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है एमरफस सॉलिड। जो एमरफस सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया ये जो सॉलिड है वो एमरफस सॉलिड होगा। क्यों? क्योंकि ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर है। उसके बाद करा है कि कमेंट कीजिए इसके क्लीवेज प्रॉपर्टी के बारे में। हम लोग जानते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर कोई सॉलिड है, इन सॉलिड को अगर आप कट करोगे तो ये किस तरह का सरफेस जनरेट करेंगे, इसी को बोलेंगे क्लीवेज प्रॉपर्टी। अगर यह एमरफस सॉलिड है तो जब आप इसको कट करोगे एमरफस सॉलिड को, तब जो सरफेसेस जनरेट होने वाले हैं ये पीस में जब तो वो जो सरफेस होगा वो रफ सरफेस होने वाले हैं। व्हेन वी कट एन एमरफस सॉलिड विद अ नाइफ देन इट विल जनरेट अ रफ सरफेस। इस तरह से आपको रफ सरफेस देखने को मिलेगा या फिर इरेगुलर सरफेस देखने को मिलेगा। वहीं एमरफस के बदले में क्रिस्टलाइन सॉलिड होता तो वहाँ पे आपको एक स्मूथ सरफेस जनरेट होता। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इट वुड नॉट शो अ क्लीन क्लीवेज व्हेन कट विद अ नाइफ, इंस्टेड इट वुड ब्रेक इनटू पीसेस विथ इरेगुलर शेप या फिर इरेगुलर सरफेसेस। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये सॉलिड कौन सा है? एमरफस सॉलिड। और इसने क्लीन क्लीवेज प्रॉपर्टी को शो नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये सरफेस जनरेट हो रहा है वो रफ सरफेस जनरेट हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग इन टेक्स्ट नंबर 2 पे पहुंचने वाले हैं, जहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑपरेटिंग इन देम।
यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं सॉलिड्स के, उनको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करना है कि कौन कौन से आते हैं किसके अंदर। देखते हैं पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट जो होते हैं ये आयनिक सॉलिड के अंदर आएंगे। तो इसमें देख आयनिक सॉलिड्स के अंदर आने वाले हैं पोटेशियम सल्फेट, क्योंकि इसके अंदर आयनिक बॉन्ड होंगे। टीन की बात कर लेते हैं तो टीन क्या होते हैं, मेटल्स है, इसलिए आ जाएंगे मेटालिक सॉलिड्स के अंदर। बेंजीन की बात करेंगे तो बेंजीन जो है सो मोलिकुलर सॉलिड के अंदर आने वाले हैं, तो मोलिकुलर सॉलिड के अंदर। अब बेंजीन जो है वो होते हैं नॉन पोलर, क्या होंगे, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। उसके बाद आता है यूरिया। यूरिया भी आएंगे मोलिकुलर सॉलिड्स के अंदर, लेकिन ये होते हैं पोलर मोलिकुलर सॉलिड, पोलर मोलिकुलर सॉलिड। इसके बाद है अमोनिया। अमोनिया किसके अंदर आएंगे, मोलिकुलर सॉलिड्स के अंदर, और ये भी होते हैं पोलर मोलिकुलर सॉलिड, बिकॉज नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी डिफरेंस है इसी वजह से यह पोलर के अंदर आते हैं। उसके बाद है आपका वाटर। तो वाटर किसके अंदर आएगा, मोलिकुलर सॉलिड्स के अंदर, और ये भी हो जाएंगे आपको हाइड्रोजन बॉन्डेड, क्योंकि वाटर के अंदर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। आप लोगों को पता है अच्छे से कि सॉलिड्स जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, मेटालिक, आयनिक, कोवैलेंट एंड मोलिकुलर सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड्स को 3 कैटेगरी में किया गया, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। इसी की बेसिस सबको कैटेगराइज करना है। तो वाटर तक तो हमारा हो चुका है। जिंक सल्फाइड की बात कर ले तो जिंक सल्फाइड जो है सो आयनिक सॉलिड के अंदर आएंगे, क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्डिंग होती है, तो जिंक सल्फाइड आ जाएगा आयनिक सॉलिड के अंदर। ठीक है। उसके बाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होते हैं वो कोवैलेंट कह लीजिए या फिर नेटवर्क सॉलिड कह लीजिए, क्योंकि इनका जो नेटवर्क स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ही ह्यूज जायंट स्ट्रक्चर होता है, इसी वजह से ग्रेफाइट्स आएंगे नेटवर्क सॉलिड के अंदर। उसके बाद है आपका रबीडियम। रबीडियम मेटल्स होते हैं, इसीलिए मेटालिक सॉलिड के अंदर आने वाले हैं। इसका है आर्गन। आर्गन जो आएंगे मोलिकुलर सॉलिड्स के अंदर आने वाले हैं। जितने भी नोबल गैसेस हैं वो सब मोलिकुलर सॉलिड में आते हैं, और वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर होंगे, नॉन पोलर। पोलरिटी वहाँ पे आएगी जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। ठीक है। उसके बाद हो गया आपका सिलिकॉन कार्बाइड। जो ये सिलिकॉन कार्बाइड है वो आते हैं कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड के अंदर, क्योंकि इनका भी स्ट्रक्चर जो होता है वो जायंट स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए सिलिकॉन कार्बाइड आ जाएंगे आपको कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स के अंदर। तो इस तरह से हमने देखा कि किस सॉलिड्स को किसके अंदर रखना है और क्यों रखना है, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग कॉपी को प्रीफर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। Solid A is a very hard electrical insulator in solid as well as in molten state। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई सॉलिड A है जो वेरी हार्ड है और वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टेन स्टेट, या फिर सॉलिड स्टेट में देखो या फिर मोल्टेन स्टेट में देखिए, दोनों में वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है एंड मेल्ट्स एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज इट। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो सॉलिड ए है वो किस कैटेगरी में फॉल करने वाला है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर डेट मीन्स ये आयनिक सॉलिड तो होने ही वाला नहीं है। ठीक, तो आयनिक सॉलिड का तो यहाँ से काम तमाम हो गया। फिर यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ वेरी हार्ड। वेरी हार्ड कौन से होते हैं, जो जायंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जायंट मॉलिक्यूल्स डेट मीन्स कि कोवैलेंट सॉलिड्स। इसीलिए ये जो सॉलिड होने वाले हैं वो कोवैलेंट सॉलिड कह सकते हो या फिर नेटवर्क सॉलिड कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सिंस द सॉलिड ए इज एन इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टेन स्टेट, ये क्या है, इंसुलेटर है सॉलिड में या फिर मोल्टेन फेज में, इसीलिए इट शोज द एब्सेंस ऑफ आयन इन इट, दैट्स व्हाई इट कांट बी आयनिक सॉलिड। मोर ओवर इट मेल्ट्स एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, सो इट इज अ जायंट मॉलिक्यूल। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट सॉलिड्स। जायंट मॉलिक्यूल है, ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, कोवैलेंट सॉलिड्स की। अब कहाँ पे लिखा हुआ वेरी हार्ड, दैट्स व्हाई हम समझेंगे कि जायंट मॉलिक्यूल होने वाला है। सो इट इज़ अ कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड कह सकते हैं इसको। और कोवैलेंट और नेटवर्क का एग्जाम्पल आप लोग को अच्छे से मालूम है, ग्रेफाइट होता है, कार्बन होता है और क्वार्ट्ज होते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड भी इसका एग्जाम्पल्स है। लेकिन इसमें से जो ग्रेफाइट होता है वो ग्रेफाइट एक्सेप्शन होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। उसके अलावा जो डायमंड्स है, ये क्वार्ट्ज है, ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं। तो हमें मालूम चल गया सॉलिड ए के बारे में कि सॉलिड ए जो होगा वो कोवैलेंट सॉलिड होंगे या फिर नेटवर्क सॉलिड होने वाले हैं। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, एक्सप्लेन।
क्वेश्चन कर रहा है कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे मोल्टेन स्टेट में, सॉलिड स्टेट में नहीं करते हैं। इसका रीजन पूछा जा रहा है। देखिए होता क्या है, मोल्टेन स्टेट में जो आयंस होते हैं ना वो फ्री होते हैं मूवमेंट के लिए, और हमें सभी लोगों को मालूम है इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट्स ऑफ आयंस या मूवमेंट्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। जब तक चार्ज पार्टिकल्स फ्री नहीं होंगे मूवमेंट करने के लिए तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो वही चीज़ें हैं कि आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट बिकॉज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यहाँ पे क्या है आयंस है इसलिए बोलेंगे कंस्टिट्यूएंट आयंस आर फ्री टू मूव इन मोल्टेन स्टेट। दे आर फ्री टू मूव इन मोल्टेन स्टेट्स, दैट वाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। बट इन सॉलिड स्टेट आयंस कैन नॉट मूव एंड रिमेन हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलम्बिक फोर्सेस। जो आयनिक सॉलिड होते हैं उसके अंदर जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होता है कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर उसको कूलम्बिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हम लोग कहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग जनरेट होती है, डेवलप होती है। देयरफॉर आयनिक सॉलिड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट एंड इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो है व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, हमसे पूछ रहा है कि कौन से ऐसे सॉलिड हैं जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की प्रॉपर्टी और मैलिएबल डक्टाइल। बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर होने वाला है मेटालिक सॉलिड्स। जितने भी मेटल्स होते हैं जो मेटालिक सॉलिड हैं उन सब के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि उनको आप लोग जब थिन वायर में ड्रॉ कर सकते हो, जब उसको आप बीट करोगे तो वो फैल जाएगा, मैलिएबल प्रॉपर्टी होती है। और वो सभी लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो करते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। अब हम लोग मूव करेंगे इन टेक्स्ट नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ अ लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट का क्या सिग्निफिकेंस है तो समझेंगे। लैटिस पॉइंट होता क्या है, जब हम किसी क्रिस्टल की बात कर लेते हैं या फिर यूनिट सेल की बात करते हैं जिससे कि हमारा पूरा क्रिस्टल सिस्टम बनता है, सॉलिड स्ट्रक्चर बनता है, उसमें जिस जगह पे आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लोकेटेड होंगे, सिचुएटेड होंगे, उन सारे जगह को हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स। अगर सिंपल टर्म में कहा जाए कि लैटिस पॉइंट क्या होगा तो हम बोलेंगे लैटिस पॉइंट्स आर द साइट्स और प्लेसेस वेयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लोकेटेड। और जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हो, यह एक क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें मैंने पार्टिकल्स को डॉट से दिखाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 ऐसा पोजीशन है, 8 पोजीशंस पे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है। तो जिस पोजीशन पे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है उन सारे पोजीशंस को हम लोग कहेंगे लैटिस पॉइंट्स। इसी को लैटिस पॉइंट्स या फिर लैटिस साइट्स भी कहा जाता है। पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की वजह से ही क्रिस्टल सिस्टम डिफाइन किए जाते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देख करके ही पूरा इंटायर क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए देखेंगे क्या लिखा हुआ है, लैटिस पॉइंट्स आर द साइट्स और पोजीशंस एट विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस आर लोकेटेड इन अ क्रिस्टल लैटिस। द अरेंजमेंट ऑफ द लैटिस पॉइंट्स इन स्पेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ अ पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को। ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है, नेम द पैरामीटर्स दैट कैरेक्टराइज अ यूनिट सेल। यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने वाले जितने भी पैरामीटर्स हैं उसके बारे में पूछ रहा है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक यूनिट सेल का एग्जाम्पल्स लिया हुआ है। अब इस यूनिट सेल को देख करके हमें आइडिया लगना चाहिए कि इस यूनिट सेल को बनाने में किन किन पैरामीटर्स का हेल्प लिया गया है। आप देख सकते हो इसमें 3 साइड्स हैं, एजेस कह सकते हैं। तो ये A, B, C 3 एजेज, इनको कहते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एजेज या क्रिस्टलोग्राफिक डायमेंशंस भी कहा जाता है इनको। तो इनको बनाने के लिए आपको 3 लगते हैं क्रिस्टलोग्राफिक डायमेंशन या फिर एजेज, जो कि यहाँ पर फिगर में A, B और C हैं। इसके अलावा 3 एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो हम कह सकते हैं अ यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 क्रिस्टलोग्राफिक डायमेंशंस ABC and 3 crystallographic angles, that is alpha, beta and gamma. In this way a unit cell is characterized by 6 parameters A, B, C, alpha, beta, gamma। और यहाँ पे जो आप अल्फा देख रहे हो, ये अल्फा बेसिकली क्या है, ये जो आप फेस देखते हैं, ये फेस को मैं नेमिंग दे देता हूँ लेफ्ट, दिस इज राइट फेस, ये टॉप वाला फेस और ये हो गया बॉटम वाला फेस।
और पीछे वाला जो फेस है उसको हम नाम देते हैं BK4 बैक फेस, और आगे वाला जो फेस है इसके लिए हम देते हैं फ्रंट फेस, F फॉर फ्रंट। तो यहाँ से क्लियरली हमको दिख रहा है ये जो अल्फा एंगल्स है वो अल्फा एंगल्स किसके बीच का है, लेफ्ट वाले फेस और बॉटम वाले फेस का एंगल्स है, इन दोनों के बीच का जो एंगल्स है दैट इज अल्फा एंगल्स। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि B और C के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरफेशियल एंगल्स अल्फा दैट इज बिटवीन B एंड C। इंटरफेशियल एंगल्स का मीनिंग होता है दो फेस के बीच का जो एंगल्स है उसको हम बोलेंगे। एक फेस हमारा लेफ्ट वाला फेस और एक हो गया बॉटम वाला फेस, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है अल्फा। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जो बीटा एंगल्स है वो बीटा एंगल्स किसके किसके बीच का है, बैक वाला फेस दैट इज BK वाला फेस बैक, और ये बॉटम वाला, इनके बीच का जो एंगल्स है वो है बीटा एंगल्स। नाउ गामा की अगर हम बात करें तो गामा जो है सो बैक वाले फेस और लेफ्ट वाले फेस के बीच का जो एंगल्स है वो है गामा। तो इस तरह से कोई भी यूनिट सेल होगा उनके अंदर 6 पैरामीटर्स होते हैं, वो होते हैं 3 क्रिस्टोग्राफिक डायमेंशंस या फिर एक्सिस कर लीजिए, इसी को एजेस भी कहते हैं, और 3 होते हैं क्रिस्टोग्राफिक एंगल्स या फिर इसको बोलेंगे इंटरफेशियल एंगल्स। इसी में वेरिएशन करके हम 7 तरह का क्रिस्टल यूनिट सेल बनाते हैं, जो होते हैं आपके, हम आप लोगों को ट्रिक बताया था याद करने के लिए, CTMOHRT क्यूबिक, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, इसी तरह से आप याद कर सकते हो चाह करके। तो ये आपके कॉपी में ऑलरेडी बताया गया है, रिटन है, आप वहाँ से याद कर सकते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपनी कॉपी को प्रीफर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल्स। हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में हमें डिस्टिंग्विश करना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे डायग्राम को। हेक्सागोनल यूनिट सेल का डायग्राम कुछ इस तरह का होता है और मोनोक्लिनिक का डायग्राम इस तरह से। आप देख सकते हो इसमें A, B और C ये सब क्या क्रिस्टोग्राफिक एजेस कर लीजिए या एक्सिस कर लीजिए। क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो A और B हेक्सागोनल के केस में इक्वल्स होते हैं और C जो है इक्वल नहीं है। अगर हम बात करेंगे कि एजेस इक्वल है या नहीं है, उस केस में हम बोल सकते हैं कि जो एजेस हैं A इज इक्वल्स टू B एंड नॉट इक्वल्स टू C इन द केस ऑफ हेक्सागोनल। अगर हम मोनोक्लिनिक की बात करें तो मोनोक्लिनिक में A नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C, इसमें कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम एंगल्स की बात कर ले, इंटरफेशियल एंगल्स की बात करें, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स 90 डिग्री। हेक्सागोनल के केस में क्या होते हैं, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और जो गामा हैं वो होते हैं 120 डिग्री, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। और मोनोक्लिनिक के केस में क्या होगा, अल्फा और गामा दोनों इक्वल्स है 90 डिग्री, बट बीटा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये कुछ एंगल पे ट्विस्टेड होंगे, इसीलिए तो हम कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है। अगर हम बात कर ले पॉसिबल वेरिएशंस की, तो हेक्सागोनल के केस में जो पॉसिबल वेरिएशन हमें देखने को मिलता है वो होता है प्रिमिटिव टाइप देखने को मिलता है। लेकिन मोनोक्लिनिक के केस में हमें प्रिमिटिव तो देखने को मिलता ही है, प्रिमिटिव के साथ साथ हमें इंड सेंटर्ड देखने को भी मिलता है। इसके अंदर 2 तरह की पॉसिबल वेरिएशंस होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है इंड सेंटर्ड। लेकिन हेक्सागोनल के केस में हमें सिर्फ प्रिमिटिव देखने को मिलता है। अगर हम एग्जांपल्स की कुछ बात करें तो एग्जांपल्स में आते हैं हेक्सागोनल के अंदर ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड और कैडमियम सल्फाइड। और हम मोनोक्लिनिक की बात करें, इसका फेमस एग्जाम्पल है मोनोक्लिनिक सल्फर, और इसके अलावा सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें कितना है 10। ये जो कुछ एग्जांपल्स है मोनोक्लिनिक के। इसके बाद हम लोग इसी क्वेश्चंस के पार्ट नंबर 2 को देखेंगे। चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 2 को। डिस्टिंग्विश बिटवीन फेस सेंटर्ड एंड इन सेंटर्ड यूनिट सेल। 2 तरह का यूनिट सेल हमें दिया हुआ है, एक है फेस सेंटर्ड और एक है इन सेंटर्ड। इनके बीच में हमें डिस्टिंग्विशिंग करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कहाँ कहाँ पे होता है, तो देखिए पोजीशन ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन फेस सेंटर्ड, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे लोकेटेड होते हैं, और इसके अलावा जितने भी फेसेस होते हैं यूनिट सेल में उन सभी के फेस के सेंटर पे लोकेट होंगे, एट द कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। अगर आप इसको चाहो तो ऐसा समझ सकते हो डायग्राम की हेल्प से
ये एक यूनिट सेल है, सपोज कीजिए क्यूबिक यूनिट सेल। अगर हमें दिखाना होगा फेस सेंटर्ड के लिए तो हम क्या करेंगे, हर एक कॉर्नर पे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट करना होगा। कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कॉर्नर्स है, तो यहाँ पे हम पार्टिकल्स को अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हर एक फेस के सेंटर में, तो इसके पास कितने फेस होते हैं? 6 फेस। तो 6 फेस के सेंटर में हमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट करना है। कौन कौन से हैं? टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट और ये पीछे वाला बैक। टॉप फेस, बॉटम फेस, राइट, लेफ्ट फेस, राइट फेस और पीछे वाला के लिए हम बैक और आगे वाले के लिए फ्रंट, फ्रंट और पीछे वाले के लिए बैक फेस। तो 6 फेस है, तो हर एक फेस के सेंटर में होगा और हर एक कॉर्नर पे होगा। तो उस तरह के यूनिट सेल को हम बोलेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर इन सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें तो इन सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होगा वो कॉर्नर्स पे होंगे। इनके अलावा किसी भी 2 अपोजिट फेस के सेंटर पे होंगे। हर फेस के सेंटर पे नहीं होंगे, किसी भी 2 अपोजिट फेस। इसको समझिए एग्जाम डायग्राम की हेल्प से। हालांकि क्यूबिक यूनिट सेल में इंड सेंटर्ड वेरिएशन पॉसिबल नहीं है। ब्रेविस लैटिस आप पढ़े होंगे, वहाँ पे आपको पता होगा कि क्यूबिक यूनिट सेल में इंड सेंटर्ड वेरिएशन पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम समझते हैं एग्जाम्पल से कि आखिर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा कैसा। क्यूबिक के अलावा कोई दूसरा होगा, जैसे कि हम बात कर लेते हैं मोनोक्लिनिक होगा, तो उसमें कैसे होगा। चलिए देखिए, पार्टिकल्स जो होंगे वो कॉर्नर्स पे तो अरेंज होंगे ही, इनके अलावा किसी भी 2 अपोजिट फेस ले लीजिए, आइदर टॉप फेस और बॉटम फेस। ये दोनों अपोजिट फेस है, इनके सेंटर में हो सकता है, या फिर लेफ्ट वाले या राइट वाले, किसी भी 2 अपोजिट फेस वाले, या फिर आप ले लो बैक वाले और फ्रंट वाले। तो बैक के लिए हम यहाँ पे डॉट दिखा देते हैं और फ्रंट के लिए भी डॉट दिखा देते हैं, इस तरह से। तो कोई भी 2 अपोजिट फेस के सेंटर में पार्टिकल्स अरेंजमेंट हो सकता है। और आप चाहो तो बैक ले लो, फ्रंट ले लो, लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, टॉप ले लो, बॉटम ले लो, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का है। तो ये था हमारा दोनों के बीच में डिस्टिंग्विशिंग कि फेस सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड में कैसे होते हैं। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चंस को, एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम लोकेटेड एट कॉर्नर and body center of a cubic unit cell is a part of its neighboring unit cell। अब क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि अगर क्यूबिक यूनिट सेल में जो कॉर्नर पोजीशन है, उस कॉर्नर पोजीशन का कितना पार्ट उस यूनिट सेल के अंदर आएगा और कितना पार्ट उसके अंदर नहीं आने वाला है। तो इस चीज़ों को समझने के लिए हमें एक 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फिगर बनाने जा रहे हैं, उसको समझेंगे गौर से कि क्या है वो फिगर। सबसे पहले हम कॉर्नर के लिए समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आपको ये क्या दिख रहा है, तो आप बोलोगे कि बोर्ड पे आपने कुछ स्क्वायर टाइप का कुछ किया है और उसे प्लस साइन दिया हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पे 8 क्यूबिक यूनिट सेल दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे कैसे? मैं आपको दिखाता हूँ। आप सपोज करो कि ये वाला एक प्लेन है, जो बोर्ड है हमारा वो एक प्लेन है, और इस प्लेन के अंदर में 4 क्यूबिक यूनिट सेल है और इस प्लेन के बाहर में 4 क्यूबिक यूनिट सेल हैं। इसको और अच्छे से विजुअलाइजेशन के लिए हम एक फिगर बनाएंगे, वहाँ से और ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये कॉर्नर आपको दिख रहा है और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, आप देखिए। जब सॉलिड स्टेट्स में क्या है कि जब आपकी फिगर क्लियर होंगे तभी जाकर के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। आई होप अब आपको एक क्यूबिक यूनिट सेल दिखाई दे रहा होगा। इस प्लेन के बाहर में एक क्यूबिक यूनिट सेल दिखाई दे रहा है, जो ये वाला है बिल्कुल। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या ऐसा कॉर्नर है, पीछे वाला कॉर्नर है। इसी तरह से हम एक और बना सकते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। जब आप इनको बनाओगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो एक बार आप इसे खुद से ड्रा करके देखें और समझने का प्रयास करें। क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये एक यूनिट सेल इधर और एक यूनिट सेल इधर। सिमिलरली 2 यूनिट सेल ऊपर बनेंगे, तो इस लेयर के आगे में फ्रंट में
हमें कितना देखने को मिल रहा है, 4 क्यूबिक यूनिट सेल लिखने को मिल रहे हैं। और इस लेयर के पीछे में 4 क्यूबिक यूनिट सेल इसी तरह से बनाया जा सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर का अगर मैं नाम देता हूं ए, तो ये एक कॉर्नर कितने क्यूब का कॉमन कॉर्नर है, तो आपका आंसर होना चाहिए 8। क्यों? एक क्यूब ये हो गया, सेकेंड नंबर क्यूब ये हो गया, थर्ड नंबर क्यूब यहाँ पे बनने वाला है आगे की तरफ, फोर्थ नंबर क्यूब यहाँ पे बनने वाला है आगे की तरफ, और बिल्कुल इसी तरह का 4 क्यूब बनेगा बोर्ड के पीछे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कॉर्नर है ये 8 क्यूब का कॉमन कॉर्नर है। तो हम कह सकते हैं कॉमन कॉर्नर ऑफ 8 क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। अब इस कॉर्नर को आप एक स्फीयर की तरह एज्यूम करो। समझो कि यहाँ पर एक बॉल रखा गया है और वो बॉल 8 क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर में शेयरिंग किया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शेयर्ड अमंग 8 क्यूबिक यूनिट सेल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 8 क्यूबिक यूनिट सेल में मिलाकर के एक बॉल रखा गया है तो 1 क्यूबिक यूनिट सेल में कितना इसका आने वाला है पोर्शन, इसका आंसर सिंपल सी हो जाएगी। एक बॉल है, 8 में मिलाकर के 1 है, तो 1 में कितना आने वाला है, इसका 1/8 पार्ट। तो वही हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम, मतलब अगर इसको हमने बॉल लिया, बॉल कह लीजिए, स्फीयर कह लीजिए, एटम कह लीजिए, किसी एक एटम का कॉर्नर पे कितना पोजीशन होगा जो 1 क्यूब के अंदर में होगा। तो 1 क्यूब के अंदर में कितना आएगा, मात्र 1/8 पार्ट आने वाला है। हेंस वी कैन से दैट 1/8 पार्ट ऑफ एन एटम लाइज इनसाइड अ क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, नाउ अगर बात किया जाए बॉडी सेंटर ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल, तो बॉडी सेंटर में क्या होता है, अगर यह क्यूबिक यूनिट सेल है, सपोज कीजिए, थोड़ी सी डायग्राम अच्छी होनी चाहिए। ये क्यूबिक यूनिट सेल है। अगर आप कॉर्नर पर रखोगे तो अदर क्यूबिक यूनिट सेल का कॉमन कॉर्नर होगा, उसके में क्या होगा, शेयरिंग किया जाएगा। बट अगर इसके आप अंदर में रखते हो, इसके सेंटर पे रखोगे, किसी बॉल को, एटम को घर के अंदर रखोगे, तो क्या वो किसी और का पार्ट होगा, नहीं होगा। तो हम बोलेंगे इट टोटली लाइज इनसाइड द क्यूबिक यूनिट सेल। तो इंटायरली लाइज इनसाइड द क्यूबिक यूनिट सेल। इसीलिए अगर हमसे कहा जाए इसमें कितना पोर्शन होगा, तो हम कहेंगे इसमें पूरा का पूरा इसके अंदर आ जाएगा, मतलब 1 पोर्शन टोटली। और इसके अंदर कितना होगा, तो मात्र 1/8 पार्ट होने वाले हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ क्वेश्चन के। व्हाट इज द 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल इन ए स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। ये जो फिगर है वो एक स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर का फिगर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हमें निकालना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है क्या है, नियरेस्ट नाइबरिंग टचिंग एटम के नंबर को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस फिगर से क्लियरली सीन हो रहा है कि ये जो आपका स्फीयर है, ये स्फीयर अपने नाइबरिंग में कितने स्फीयर को टच कर रहा है, एक स्फीयर इसको टच कर रहा है, फिर इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, और फिर इसको टच कर रहा है। इस तरह से हम देख सकते हैं इसका नाइबरिंग टचिंग स्फीयर्स कितने हैं, 4 हैं। कौन, आप देख सकते हो, चाहो तो इनके सेंटर्स को मिलाओगे तो ये एक स्क्वायर का फिगर बनेगा। इसीलिए इसे बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, क्योंकि ये फिगर 2 डायमेंशनल फिगर है। तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इस केस में, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 4 एज 1, 2, 3 एंड 4। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अ कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वाइट्स इन 0.5 मोल ऑफ इट। कंपाउंड है जो कैसा फॉर्मेशन कर रहा है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर रहा है, और उसके बारे में कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है, 0.5 मोल।
देन क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, सॉरी हमें दिया टोटल 0.5 मोल दिया हुआ है कंपाउंड्स का, तो लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कितने होने वाले हैं 0.5 इंटू Na, क्योंकि मोल के लिए एक मोल का मतलब होता है एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल, और इसी को हम लोग Na से दिखाते हैं या N नॉट से दिखाते हैं। 0.5 मोल है इसलिए हम 0.5 इंटू Na करेंगे, और इसकी वैल्यू होती है Na की, पहले 0.5 लिख लेते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ से मिलने वाला है 3.011 इंटू 10⁻23। मीन्स आपको इतना एटम्स मिलने वाला है इस हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में। और आप सभी लोगों को पता है जब हम आप लोगों को पढ़ाए थे क्लोज पैकिंग, उसके बाद नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो मैंने आपको बताया था जितने नंबर ऑफ स्फीयर्स होंगे या फिर जितने नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उतना ही नंबर होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का। तो अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स तो उसका नंबर जो होगा नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल्स होंगे। अगर नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर n है दैट इज इक्वल्स 3.011 इंटू 10⁻23, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है वो भी कितने हो जाएंगे 3.011 इंटू 10⁻23, इतना हो जाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो नंबर ऑफ स्फीयर्स के या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डबल में होते हैं। तो अगर हमें निकालना पड़े टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड्स डैट इज इक्वल्स टू, इसका दोगुना हो जाएगा ट्वाइस, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। इतने नंबर होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स के। लेकिन हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, हमसे टोटल नंबर पूछ रहा है वॉइड्स का कितना होने वाला है। तो यहाँ पे हम इन दोनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इज इक्वल्स टू, सम कर दीजिए इसको, 9.033 इंटू 10⁻23, इतना टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स होंगे। हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स, वो आपके सामने में है, इतना टेट्राहेड्रल होने वाले हैं, इतना ऑक्टाहेड्रल होने वाले हैं, और टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इतने होने वाले हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बस हमको इसमें 0.5 मोल दिया हुआ था, मोल को मैंने कन्वर्ट कर दिया नंबर्स में और वहाँ से कैलकुलेट कर लिए इसको। बस 2 चीज़ें इसमें याद रखनी है, जो नंबर ऑफ स्फीयर्स होते हैं उतना ही नंबर होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का, और उनके डबल होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स m एंड n। m और n से एक कंपाउंड बन रहा है, 2 एलिमेंट्स हैं m और n। द एलिमेंट n फॉर्म CCP, CCP का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसी को हम लोग FCC भी बोलते हैं। चलिए, एंड एटम्स ऑफ m ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। जो भी क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है उसी इंफॉर्मेशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। कंपाउंड बन रहा है कुछ m और n से, हमें नहीं मालूम है कि m की क्या नंबर है और n की क्या नंबर है, उसी को हमें फाइंड आउट करना है, तब जाकर के हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, हमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि n जो है वह CCP फॉर्मेट को कर रहा है, n का जो एलिमेंट है वो CCP लोकेशन को ऑक्यूपाई कर रहा है। CCP का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और क्यूबिक क्लोज पैकिंग को ही हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC बोलते हैं। तो n का नंबर ऑफ एटम्स कितने होने वाले हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के केस में जो n का नंबर ऑफ एटम्स होता है वो होता है 4। कैसे, हर एक कॉर्नर को मिलाकर के 1 मिलने वाला है और हर एक फेस के सेंटर को मिलाएंगे तो 3 मिलेगा। इस तरह से आपको 4 एटम्स मिलने वाले हैं किस n के। तो n का नंबर ऑफ एटम्स हमें 4 मिल गया, इसने CCP लोकेशन को ऑक्यूपाई किया हुआ है, CCP साइट को। और हमें मालूम है कि कोई भी क्लोज पैकिंग हो अगर उसमें नंबर ऑफ एटम्स हमें मालूम चल जाते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स
नंबर ऑफ एटम्स के डबल होते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4 हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स यहाँ पे होंगे, किसमें, CCP में। जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ उस है, उसका एटम्स 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो M एलिमेंट जो हैं एटम्स ऑफ M एलिमेंट ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो इस तरह से अगर आप निकालोगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना ऑक्यूपाई किया गया है, तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स है और इसका मात्र 1/3 पोर्शन ऑक्यूपाई किया गया है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 8/3। तो इस तरह से आप देख सकते हो नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, N के लिए तो 4 आया और M के लिए आ गया आपको 8/3। लेकिन हमें बनाना है फार्मूला, तो फार्मूला बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं। एलिमेंट्स है M और N, तो M/N का अगर हम रेशियो लेंगे तो वो क्या मिलने वाला है हमको, 8/3:4 मिलने वाला है। क्या ये रेशियो सिंपल रेशियो है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 से, तो ये हो जाएगा 8:12 का रेशियो। और सिंप्लीफाई इसको हम कर सकते हैं, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा 2:3 का रेशियो। मीन्स M और N के एलिमेंट का जो रेशियो होगा वो 2:3 होगा। इसका मतलब जो कंपाउंड बनने वाला है उसमें M का एटम्स होंगे 2 और N के एटम होंगे कितने, 3। तो इस तरह से हमारा जो कंपाउंड बना वो बना M2N3। इसमें 2-3 बातें हमें ध्यान रखनी है कि FCC या फिर CCP यूनिट सेल की अगर हम बात करेंगे, उसमें नंबर ऑफ स्फीयर्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 4, और जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो नंबर ऑफ स्फीयर्स के डबल होते हैं। और क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ उसी को लेकर के हम आगे प्रोसीड किए हैं। सपोज कीजिए कि अगर किसी को नहीं पता है, अगर किसी को नहीं मालूम है कि नंबर ऑफ स्फीयर्स इसमें कितने 4 हैं, तो हम कैसे करेंगे। आप मान लीजिए इसको x, कि नंबर ऑफ स्फीयर्स जो है इसमें x है, लेकिन इतना बात पता होना जरूरी है कि जो भी नंबर ऑफ स्फीयर्स होंगे उनका डबल अमाउंट होगा क्या, टेट्राहेड्रल होल। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो होंगे वो जाएंगे क्या, 2x। क्लियर। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/3 जो है वो ऑक्यूपाई किया गया है, तो ऑक्यूपेंसी जो है वो आपकी कितनी है, 1/3 × 2x का। आप जो कर सकते हो 2/3x कर सकते हैं। ये है आपका M वाला और ये है आपका N वाला। ये हम सेकेंड मेथड से समझने की ट्राई कर रहे हैं। इसको हम इनका रेशियो निकालेंगे तो M/N का तो क्या मिलेगा, x कैंसिल हो जाएंगे, तो 2/3:1, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपल रेशियो के लिए, तो 2:3। तो यहाँ से भी हमारा आंसर क्या आ गया, बिल्कुल सेम आ गया। अगर आपको नहीं मालूम था फिर भी हम निकाल सकते थे, लेकिन आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन ओरली भी हो सकता था, लेकिन समझाने के लिए मैंने इतना टाइम लिया इसमें। चलिए आज की क्लासेस में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 से कंटिन्यू करेंगे। करना क्या, आप लोगों को जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं बताते हैं, प्रॉपर एक नोट्स बनाइए NCERT बुक से और उसमें टोटल को राइट डाउन कीजिए, समझिए। NCERT बुक का एक एक पेज पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है जी। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। हम लोगों के साथ आप लोग कनेक्टेड रहिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।